नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्र, इग्नू सेंटर 2840D से। आज हम MSD 5 में आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में काव्य लक्षण किस प्रकार से पाया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्ति काल में सृजन परंपरा अपने चरम उत्कर्ष पर थी और समृद्ध और संपन्न रही, परंतु काव्य शास्त्र पर अलग से विचार नहीं मिलता है। तुलसीदास जी के मानस में कथन के सहज कवित कीरत विमल सोई आदरहि सुजान में काव्य लक्षण का संकेत तो है, पर विधिवत जो काव्य लक्षण नहीं मिलता है। इसी प्रकार रीतिकालीन कवि जो आचार्य हैं, वे संस्कृत काव्य शास्त्र के काव्य लक्षणों की नकल ही करते रहे। चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु तथा श्रृंगार मंजरी में मम्मट और विश्वनाथ का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। जैसे वो कहते हैं कि बत कहाऊ रस में जू है, कवित कहावे सोई। माने विश्वनाथ जी ने जो कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसी परिभाषा को यहाँ पर भी दिया हुआ है कि बत काहू रस में जू है, कवित कहावे सोई। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग कि मम्मट से जो प्रभावित काव्य लक्षण है, उसको इन लोगों ने लिया है। जैसे सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारों कवित विबुध कहत सब कोई। तो रीतिकाल के जो आचार्यों ने संस्कृत काव्य ग्रंथों के हिसाब से जो काव्य लक्षण दिए थे, उसी को हिंदी कवियों ने उसमें अपना उसको लिया है। जैसा हम लोग देखते हैं कि कवि आचार्यों में रीतिकाल के जो कवि आचार्य थे, मौलिक काव्य लक्षण करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे संस्कृत काव्य लक्षणों का ही अनुकरण कर रहे थे। और यही परंपरा आगे चलकर जगन्नाथ प्रसाद भानु, कन्हैया लाल पोद्दार, लाला भगवान दीन, अर्जुन दास केडिया और राम शंकर शुक्ल रसाल आदि में हम देखते हैं। रीतिवाद का विरोध करते हुए आधुनिक युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शब्द और अर्थ के संदर्भ में व्यापक सामाजिकता को जोड़ दिया। भारतीय और पश्चिमी काव्य चेतना पर ध्यान देते हुए उन्होंने पश्चिमी कवि आलोचक जो वर्ड्सवर्थ हैं, उन्हीं की भांति कविता के लिए बोलचाल की भाषा का प्रतिमान अपनाने की वकालत की। मिल्टन के प्रति भी उनका झुकाव था। मिल्टन के जो झुकाव की वजह से जो उन्होंने कहा कि कविता को सादा होना चाहिए, प्रत्यक्ष मूलक और राग युक्त होना चाहिए। यहाँ सादा से तात्पर्य है कि झूठा जो चमत्कार आदि का जो प्रयोग करते हैं कवि, उनसे मुक्ति। रसज्ञ रंजन पुस्तक के लेख कवि और कविता में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सादगी, असलियत और जोश, ये तीनों ही मिल्टन के बताए हुए गुण हैं। यदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या है। अतः महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी मिल्टन से ये बातें ली और असलियत के साथ साथ कल्पना से नई नई बातों की सूझ का संबंध भी उसमें वे मानते हैं कि होना चाहिए। इसी तरह भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की जो नवजागरण कालीन मानसिकता थी, उसके भी प्रबल विरोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है उसमें हुआ। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कविता क्या है। वे उसको कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावायोग कहते हैं और कर्मयोग
और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने चिंतामणि भाग 1 में कहा है। आचार्य शुक्ल के रसवादी प्रतिमान कविता क्या है में इस सक्रिय रहे पर रस दशा बड़ी चीज बन गई। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बंधा हुआ रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रहता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। अपने हृदय को लोक हृदय से मिला लेना ही रस दशा है, अर्थात रस दशा व्यापक अर्थ में हृदय की मुक्तावस्था ही है। आचार्य शुक्ल ने कविता को शब्द विधान की शक्ति माना। पश्चिम की नई आलोचना में कविता को शाब्दिक निर्मिति भी कहा जा रहा है, जिसमें भारतीय चिंतन परंपरा की ध्वनि मौजूद है। अब हम अगर छायावादी कवियों की बात करते हैं तो उन्होंने एक नए ढंग से काव्य लक्षण पर विचार किया। जैसा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने स्वच्छंदतावादियों के ढंग पर काव्य की परिभाषा दी और कहा कि कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। काव्य अभिव्यक्ति है, यह धारणा पंत और महादेवी भी करते रहे हैं। छायावाद को एक सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के मूल से जोड़कर देखा गया। जयशंकर प्रसाद ने भी काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है। प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य परिभाषा इस प्रकार है। वे कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था है, जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारित्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। ये उन्होंने अपने काव्य और कला तथा अन्य निबंध पुस्तक में कहा है। इस परिभाषा से सौंदर्य एवं सत्य के सामंजस्य के लिए प्रातिभ अनुभूति पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता में अनुभूति योग या भाव योग मानना चाहिए। पश्चिमी स्वच्छंदतावादी कवियों का सबसे कम असर आचार्य शुक्ल पर है और प्रसाद जी पर तो बिल्कुल ही नहीं था। ये दोनों अपनी काव्य चिंतन भूमि पर खड़े रहकर पश्चिम के काव्य चिंतन का अर्थ ग्रहण करते आ रहे थे। स्वच्छंदतावादी काव्य का भी मुक्ति की आकांक्षा और स्वानुभूति का विस्तार करना ही था। वर्ड्सवर्थ की काव्य परिभाषा इस प्रकार है। वे कहते हैं, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और कॉलरिज के अनुसार पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। तो कविता बहुत श्रेष्ठ उत्तम शब्दों का उत्तम तरीके से क्रम विधान है। इन दोनों काव्य परिभाषाओं का मूल है भावना और कल्पना। इन दोनों के योग से प्रगीत काव्य है। एंटी रोमांटिक रुझान के लिए अगर हम बात करते हैं तो अग्गे और टी.एस. एलियट भी दोनों महत्वपूर्ण माने गए हैं।
छायावाद के आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत में वैयक्तिक अनुभूति पर अधिक बल देने के कारण इनकी दृष्टि कवि केंद्रित रही, काव्य केंद्रित नहीं। यही आगे चलकर इसका विरोध होता है प्रगतिवाद में और नई कविता के काल में होता है। तो कविता क्या है? यह प्रश्न प्रगतिवादी काव्य चिंतकों ने नए ढंग से उठाया। यहाँ कविता की व्याख्या विकासमान सामाजिक वस्तु मानकर की गई, ऐसी वस्तु जिसका सृजन व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमि पर केंद्रित होता है। कविता में सांस्कृतिक परंपराओं की संवेदना का समावेश रहता है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। प्रगतिवादी काव्य प्रक्रिया को छायावादी काव्य प्रक्रिया से भिन्न मानते हुए उन्होंने कहा है कि रोमांटिक कवियों की भांति आवेशयुक्त होकर आज का कवि भावों के अनायास स्वच्छंद अप्रतिहत प्रवाह में नहीं बहता है, जबकि वह अनुभूत मानसिक प्रतिक्रियाओं को ही व्यक्त करता है। कभी वह इन प्रतिक्रियाओं की मानसिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है तो कभी वह उस रूपरेखा में रंग भर देता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह व्याकुलता या आवेश का अनुभव नहीं करता, बल्कि आवेश या व्याकुलता को बांधकर, नियंत्रित कर, ऊपर उठाकर उसे ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में या संवेदनात्मक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। आज ये नई कविता के जो हम उपमान देखते हैं वो इसी तरह से जो है वह हमें दिखाई पड़ता है। काव्य सृजन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियों का हाथ होता है, इसीलिए उसे सांस्कृतिक प्रक्रिया कहा गया है। प्रगतिवाद के काव्य चिंतन का स्वर मार्क्स से प्रभावित है। वह मानता है कि काव्य अनुभूति की बनावट में सामाजिक सौंदर्य अनुभूतियों की भूमिका प्रधान होती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रगति और परंपरा पुस्तक में माना है कि काव्य एक महान सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक विकास के समानांतर विकसित होती रहती है। कविता सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती है। हिंदी के अधिकांश प्रगतिवादी जो आरंभिक प्रगतिवादी थे, जो कॉर्डवेल जिनका नाम है, वे मानते हैं कि साहित्य वह मोती है जो समाज रूपी सीपी में पलता है। आर्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एज द पर्ल इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑयस्टर। तो कॉर्डवेल ने ये जो बात कही है, ऐतिहासिक भौतिकवादी चिंतन से हटकर जॉर्ज लुकाच ने काव्य चिंतन के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी को आहार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना मात्र भौतिक स्थितियों से नियंत्रित नहीं होती, वह अपेक्षाकृत स्वतंत्र है और कभी कभी बाह्य भौतिक स्थितियों के विपरीत भी जा सकती है। तो इस तरह से काव्य और कला चिंतन की यह जॉर्ज लुकाच की दृष्टि सौंदर्य शास्त्रियों के चिंतन के निकट है। कविता में जिस अनुभूति का चित्रण होता है वह वैयक्तिक न होकर सामाजिक होती है। इस सामाजिक अनुभूति में जटिलता, संश्लिष्टता और तनाव रहता है। अतः कविता किसे कहेंगे? वह सामूहिक भावबोध की अभिव्यक्ति कही जाती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। यह बहुत ही मान्य बात है, क्योंकि हमारे भीतर जो होता है वही बाहर कविता के रूप में आता है। आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अब अगली कक्षा में हम कविता क्या है और नई बहस का क्या आरंभ होता है उस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।